Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Ariba Fatma and you are watching new BS syllabus. Today we will discuss a topic from Critical Reading and Academic Writing EWRT 201. The topic of our today's discussion is building an argument and constructing a claim. सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आर्गुमेंटेटिव ऐसे या परसुएसिव ऐसे क्या होता है. सो बेसिकली इट्स अ पीस ऑफ एकेडमिक राइटिंग जिसमें हम लोग क्या करते हैं, वी यूज़ लॉजिक एंड रीज़न. अब यहाँ पे हम लोग लॉजिकल रीजनिंग का इस्तेमाल करते हैं टू शो द लेजिटिमेसी ऑफ आवर पॉइंट ऑफ व्यू, ताकि हम लोग जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है, जो हमारा स्टैंस है, उसकी वैलिडिटी, उसकी जो रिलायबिलिटी है, जो उसकी क्रेडिबिलिटी है, हम उसको शो करा सकें दूसरों के सामने with the help of our clear arguments and convincing facts. अब इसके लिए हम लोग अपने पॉइंट ऑफ व्यू की लेजिटिमेसी को शो करवाने के लिए बहुत ही वाज़े किस्म के आर्ग्यूमेंट्स का और बहुत ही कन्विंसिंग किस्म के फैक्ट्स का, एविडेंसेस का इस्तेमाल करते हैं. डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ, डिफरेंट स्टैटिस्टिक्स के साथ हम लोग अपने पॉइंट ऑफ व्यू को सही साबित करने की कोशिश करते हैं इन आर आर्ग्यूमेंटेटिव और परसुएसिव एसे. Then comes that what is a claim or our thesis statement. So basically एक वन लाइनर, एक सेंटेंस में हम लोग जब अपने पूरे रिसर्च पेपर का, अपने एसे का, अपने किसी भी पीस ऑफ राइटिंग का मेन आइडिया, उसका मेन पॉइंट या उसका जो समरी है, उसे हम लोग जब बयान करते हैं तो इसे हम कहते हैं कि ये हमारे पूरे टॉपिक का क्लेम है, या हमारी थीसिस का स्टेटमेंट है, या हमारे जो पीस ऑफ राइटिंग है ये उसका हेडर है या उसका वन लाइनर है. तो ये बेसिकली एक ही चीज़ के 3 4 5 नाम हैं. अब इसमें इसकी जो करैक्टरिस्टिक है, खसूसियत है, वो ये है कि जो क्लेम है इसमें हमेशा टॉपिक के मुतालिक और टॉपिक की डोमेन्स के मुतालिक हमारे पास एक मेन आइडिया होता है कि हमारा टॉपिक क्या है, और साथ ही साथ हमारे टॉपिक में हम लोग किन किन आइडियाज़ को और किन किन जो हमारी डोमेन्स हैं उनको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे. क्योंकि एक टॉपिक जो है वो बहुत ही ज़्यादा वास्ट भी हो सकता है, तो ज़रूरी नहीं होता कि हमारे जो टॉपिक है, हमारा जो रिसर्च है, वो पूरे के पूरे इंटायर टॉपिक को ही स्टडी करे या उसको अंडर कंसिडरेशन लेके आए. सो हमारा जो क्लेम है ये इस बात को वाज़े करता है कि हमारा पूरा रिसर्च पेपर है या हमारा जो ऐसे है, इसमें हम लोग किस हद तक उस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं. तो इस चीज़ को वाज़े करने के लिए भी क्लेम जो है वो उसका इस्तेमाल किया जाता है. फिर इसके बाद जो थीसिस स्टेटमेंट है या जो क्लेम है, ये हमेशा आपके रिसर्च पेपर के या आपके ऐसे के इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में ही लिखा हुआ होता है, यानी उसकी बिल्कुल स्टार्टिंग में. देन कम्स दैट हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ क्लेम. जो हमारा बेसिक आज टॉपिक है वो यही है कि हमने क्लेम या हमने जो थीसिस स्टेटमेंट है उसको बनाना किस तरह से है फॉर अ टॉपिक, फॉर एन एसे और फॉर अ रिसर्च पेपर. सबसे पहले हम लोगों ने ये देखना है, हमें ये समझ होनी चाहिए कि जो हमारा क्लेम है या जो थीसिस का स्टेटमेंट है, ये बेसिकली 2 फंक्शंस एट अ टाइम सर्व कर रहा होता है. जब हम लोग पहले सबसे क्लेम बनाते हैं तो ये हमारे लिए एज अ गाइड काम करता है कि हमारा जो इनिशियल ड्राफ्ट है हम उसको किस तरह से स्ट्रक्चर करेंगे. इनिशियल ड्राफ्ट यहाँ पे बात हो रही है, इनिशियल ड्राफ्ट किस चीज़ का, हमारे रिसर्च पेपर का या हमारे एसे का. तो इसका ये मतलब है कि जो हम लोगों ने अपनी रिसर्च पेपर का इनिशियल ड्राफ्ट बनाना है, उसको स्ट्रक्चर करने के लिए कि वो उसमें क्या क्या शामिल किया जाएगा, क्या उसमें नहीं शामिल किया जाएगा, और उसमें किस किस्म की डिस्कशन होगी, किन किन टॉपिक्स को हम लोग अंडर कंसिडरेशन लाएंगे, तो ये हमारा क्लेम ही हमें बता रहा होता है. देन कम्स कि जब हमारा इनिशियल ड्राफ्ट रेडी हो जाता है बेस्ड अपॉन आवर क्लेम, तो हमारा क्लेम जो है वो एक और काम कर रहा होता है, दैट इज़ कि हमारा जो फाइनल ड्राफ्ट बनेगा ये उसके लिए भी एक सेंट्रल आइडिया, सेंट्रल ऑर्गेनाइजिंग आइडिया के तौर पे काम कर रहा होता है. तो हमारे इनिशियल ड्राफ्ट प्लस हमारे फाइनल ड्राफ्ट को स्ट्रक्चर करने के लिए जो एक चीज़ उसमें एक फोर्सफुली काम कर रही है, वो हमारा क्लेम ही होता है. देन कम्स द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग अ क्लेम और आर्ग्यूमेंट. अब
इसमें बेसिकली 5 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले क्लेम बनाने के लिए या आर्ग्यूमेंट को स्ट्रक्चर करने के लिए इटसेल्फ हमें ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ती है। देन कम्स द इवैल्यूएशन, थर्ड पे रिवीजन एंड प्रूफ रीडिंग, फोर्थ पे इट इज़ समराइजिंग एंड देन ऑन द फिफ्थ नंबर इट्स फाइनलाइजेशन ऑफ आवर इनिशियल क्लेम। सबसे पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो ब्रेनस्टॉर्म हम लोग करेंगे कि हमारे जो टॉपिक गिवन है इसमें हम लोग किन किन चीज़ों को अंडर कंसिडरेशन लाने वाले हैं, हमारे उस टॉपिक में हम लोग कौन कौन सी डोमेन्स को डिस्कस करेंगे। देन कम्स के हम लोग उस टॉपिक की कुछ इंटरेस्टिंग सी कैची बुलेट्स बना लेंगे, बुलेट पॉइंट्स बना लेंगे जो कि हमारे हेडर्स का, हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का काम करेंगे ड्यूरिंग आवर रिसर्च। तो ये चीज़ भी हम लोग एक पेपर पे लिख लेंगे। देन हम लोग ये भी डिसाइड करेंगे कि हम लोग कौन कौन सी कंट्रोवर्सीज़ या कौन कौन सी फील्ड्स में हमारी जो रिसर्च है वो कंट्रीब्यूट करेगी। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे कि एक लिस्ट बना लेंगे क्वेश्चंस की जो कि इंटरेस्टिंग भी हो सकते हैं, एनालिटिकल भी हो सकते हैं, जस्ट टू इंक्रीज़ द क्यूरोसिटी ऑफ द रीडर। तो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस बनाएंगे अपने टॉपिक के मुतालिक और फिर उसके बाद उनके पॉसिबल आंसर्स को भी सर्च करने के बाद हम लोग उनके साथ लिख के उनकी भी एक लिस्ट बना लेंगे। ये सारा काम हमने करना है ब्रेनस्टॉर्मिंग में। ब्रेनस्टॉर्मिंग हम लोग असल में कर रहे हैं अपने टॉपिक के मुतालिक ताकि हम उसका क्लेम बना सकें। देन हम लोग क्या करेंगे कि नैरो डाउन ऑल द क्वेश्चंस टू अ सेंट्रल क्लेम। अब जितने भी हमने बुलेट पॉइंट्स बनाए हैं, डोमेन सेट की हैं, कंट्रोवर्सी सेट की हैं जिन पे हम काम करेंगे, प्लस जितने भी हमने क्वेश्चंस और उनके आंसर्स फाइंड आउट किए हैं, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इनमें से जो सबसे मेन क्वेश्चन होगा उसको हम लोग सेंट्रल क्वेश्चन का दर्जा देके उसको लिख लेंगे और उसके बाद बाकी सारे क्वेश्चंस जो हैं उनको हम लोग सेकेंडरी इंपॉर्टेंस देंगे ताकि जो हमारी रिसर्च है वो हमारे मेन क्वेश्चन, जिसे हम प्राइमरी क्वेश्चन कहेंगे, उसके गिर्द रहे और यही जो हमारा प्राइमरी क्वेश्चन होगा असल में यही हमारा क्लेम होगा। फिर उसके बाद इन प्राइमरी क्वेश्चन के इर्द गिर्द जो रिवॉल्व करेंगे वो होंगे हमारी बाकी की तमाम क्वेरीज़, हमारे सेकेंडरी क्वेश्चंस। इससे क्या होगा कि जो हमारा ड्राफ्ट है उसको एक यूनिफाइंग और ऑर्गेनाइजिंग आइडिया मिल जाएगा कि वो किस तरह से फर्दर प्रोसीड करेगा और किस तरह से रिसर्च जो है वो हमारी कंप्लीट की जाएगी। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग जो है इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एन इनिशियल ड्राफ्ट। इनिशियल ड्राफ्ट जो है वो ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के बाद हमारा तैयार हो जाता है। ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद हमारा सेकंड जो स्टेप है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ आर क्लेम, इट्स एवेल्यूएशन ऑफ आर इनिशियल ड्राफ्ट। जैसे कि मैं पीछे बता के आई हूँ कि ब्रेनस्टॉर्मिंग के साथ ही जैसे ही हम लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग का प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं तो हमारा एक इनिशियल ड्राफ्ट जो है वो तैयार हो जाता है। अब हमने करनी है इनिशियल ड्राफ्ट की इवेल्यूएशन, उसकी असेसमेंट। अब उस ड्राफ्ट को असेस करने के लिए हमने एक क्राइटेरिया सेट किया है जिसमें हम लोग उस ड्राफ्ट की कंटेस्टेबिलिटी, उसकी रीज़नेबिलिटी और उसकी स्पेसिफिसिटी को चेक करेंगे। तो हम लोग इनको देख लेते हैं कि होते क्या हैं। कंटेस्टेबिलिटी होती है कि आपका क्लेम डिबेटेबल होना चाहिए, यानी उस पर बहस हो सकती हो। इससे क्या होगा कि जब आप उस पर बहस किस तरह से करेंगे कि आप अपने जो आर्ग्यूमेंट्स जिनको आप सपोर्ट करने वाले हैं उनके साथ साथ उनके काउंटर आर्ग्यूमेंट्स भी देंगे। इससे क्या होगा कि आपका जो क्लेम है, जो आपका सेंट्रल आइडिया है, उसको मज़ीद आप स्ट्रेंथन करेंगे। इससे ये नहीं होता कि अगर आप समझें कि जो आप अगर अपने काउंटर आर्ग्यूमेंट्स भी दे रहे हैं तो इससे आपकी जो थीसिस स्टेटमेंट है वो वीक होगी, ऐसा नहीं होता। बल्कि काउंटर आर्ग्यूमेंट्स दे के फिर आगे से उनका जवाब दे के अपनी रिसर्च को मज़ीद वैलिड बनाया जाता है और इससे आपकी रिसर्च का क्लेम है या जो आपकी रिसर्च है वो हमेशा स्ट्रेंथन ही होती है। देन कम्स द रीज़नेबिलिटी। अब इसका मतलब है कि जो आपका क्लेम है इसकी वो इतनी ज़्यादा सफिशेंट इंफॉर्मेशन या सफिशेंट एविडेंसेस जो है वो प्रोवाइड करता हो कि वो अपने आप को सपोर्ट करे विद द प्रोविज़न ऑफ एविडेंसेस के साथ आप अपने क्लेम को सपोर्ट करें, तो ये इसकी रीज़नेबिलिटी होगी। और इसकी रीज़नेबिलिटी को बढ़ाने का एक तरीका ये भी होता है कि ये कंटेस्टेबल हो, यानी इस पर बहस या डिबेट की जा सकती हो।
देन कम्स द स्पेसिफिसिटी ऑफ द क्लेम। इसमें यह है कि रीडर्स को कम टाइम में ज़्यादा यूज़फुल इंफॉर्मेशन देना, बीइंग कंसाइज एंड वेरी स्पेसिफिक टू द टॉपिक। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, एक्स्ट्रा नॉलेज का देना, इररेलेवेंट नॉलेज का देना जो है वो रीडर को कभी भी अट्रैक्ट नहीं करेगा, बल्कि ये उसकी वैल्यूएशन में हमेशा उसको लोअर ग्रेड की तरफ लेके जाएगा। सो always be specific and concise in provision of information and avoid the wastage of time। अब इससे क्या होगा, एक तो इसमें ये भी बात अक्सर की जाती है कि जो ब्रॉडर क्लेम्स होते हैं, यानी जो स्पेसिफिक नहीं होते हैं क्लेम्स, तो दे आर वेरी डिफ़िकल्ट टू सपोर्ट इफ़ेक्टिवली। अब जब आप क्लेम लिख रहे हैं, क्लेम बना रहे हैं, तो आपको उसे सपोर्ट करने के लिए आर्ग्यूमेंट्स के, फिर काउंटर आर्ग्यूमेंट्स, फिर आंसर्स टू द काउंटर आर्ग्यूमेंट्स, या जो आपने रिसर्च के लिए क्वेश्चंस अपने चूज़ किए हैं उनके आंसर्स देने में, या उनकी रीज़नेबिलिटी के लिए एविडेंसेस इकट्ठा करने में आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। उनको टैकल करना आपके लिए ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा जितने ज़्यादा आप इकट्ठे करेंगे। तो हमेशा अपने क्लेम को, अपनी रिसर्च को स्पेसिफिक रखें। देन कम्स द रिवीजन ऑफ द रफ ड्राफ्ट। अब जब हमने इवैल्यूएशन भी कर ली है तो अब हम इसकी करेंगे रिवीजन। रिवीजन में हम लोग ड्राफ्ट की प्रिसाइजनेस यानी उसकी एक्यूरेसी को चेक करते हैं और उसकी स्पेसिफिसिटी को चेक करते हैं, जो कि हमने इवैल्यूएशन में भी किया था। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जितने हम लोगों ने पॉसिबल क्वेश्चन सिलेक्ट किए थे, हमने उन तमाम के आंसर्स ढूंढ लिए हैं, क्या हमने उन तमाम को आंसर कर लिया है। अगर उसमें से कोई रहता होगा तो वो यहाँ पे हम लोग उसको भी एड्रेस करेंगे। देन हम लोग ये भी देखेंगे कि जो हमने आर्ग्यूमेंट्स और काउंटर आर्ग्यूमेंट्स प्रोवाइड किए हैं वो हमारे क्लेम को स्ट्रेंथन करते भी हैं या नहीं, या हमने जो आर्ग्यूमेंट्स और काउंटर आर्ग्यूमेंट्स प्रोवाइड किए हैं वो ज़्यादा तो नहीं है या वो कम तो नहीं है। इनके बारे में भी हम लोग सारी जो है वो चेक एंड बैलेंस रखेंगे। देन कम्स दैट वी मेक श्योर दैट आवर क्लेम जो है वो हमारा कन्वे करे प्रिसाइजली व्हाट यू हैड विश टू आर्ग्यू, कि हम लोग ये भी देखेंगे, इसको मेक श्योर करेंगे इस बात को कि जो हम लोगों ने टॉपिक के स्टार्ट पे सोचा था कि हमारा क्लेम, हमारा आर्ग्यूमेंट जो है वो इस तरह से इस टॉपिक को सपोर्ट करेगा, इस तरह से इस पे इन चीज़ों पे, इन डोमेन्स में इसे डिस्कस करेगा। और हमारा एक ये पॉइंट ऑफ व्यू होगा कि हमारा क्लेम बनने के बाद या हमारा ड्राफ्ट बनने के बाद हमारा जो पॉइंट है, हम लोग जहाँ पे अब खड़े हैं, हमारा जो एक पॉइंट ऑफ स्टैंडिंग है, वो क्या वो वही है या वो हम लोग उससे हट तो नहीं गए हैं, या हमारे आंसर्स उसके ऑपोजिट तो नहीं आ रहे हैं। तो फिर भी हम लोग इसको एक दफ़ा रिवाइज़ करेंगे और इसका एक दफ़ा पूरा इसे चेक करेंगे। देन कम्स समराइजिंग द ड्राफ्ट। अब हम लोगों ने जब उसकी रिवीजन भी कर ली है तो अब हम उसकी समरी तैयार करेंगे। समरी में क्या होगा कि हम लोग सबसे पहले तो उस रफ ड्राफ्ट को रीड करेंगे ताकि हम उसे अंडरस्टैंड कर सकें। फिर इसके बाद हम उसके मेन पॉइंट्स को देखेंगे कि कौन कौन से हैं और उनकी एक लिस्ट बना लेंगे। फिर उसके बाद जो हमारी थीसिस का मेन स्टेटमेंट है या जो हमारी थीसिस है उसको, फिर उसकी फाइंडिंग्स यानी उसके रिज़ल्ट को, और जो रिलेटेड एविडेंस हैं जो कि हमारी एविडेंसेस हैं जो कि हमारी फाइंडिंग्स को, हमारे रिज़ल्ट्स को सपोर्ट कर रहे हैं, या जो हमारे आर्ग्यूमेंट्स हैं जो कि हमारी उन रिज़ल्ट्स को, फाइंडिंग्स को सपोर्ट कर रहे हैं, हम उन सबको भी लिख लेंगे, उनकी एक लिस्ट बना लेंगे। फिर उसके बाद इसी तरह से हम लोग मेन आइडिया को, जो हमारा उससे निकल रहा होगा, हमारी पूरी जो रिसर्च वर्क है उसका जो भी मेन आइडिया निकल रहा होगा, वो एक हो, एक से ज़्यादा हो, उन तमाम को लिख लेंगे, उनके प्रूफ्स को, उनके एविडेंसेस को भी लिख लेंगे और उनकी एक्सप्लेनेशंस को भी लिख लेंगे। फिर इसके बाद हम लोग इनमें से डिसाइड करेंगे कि जो हमारा मेन क्वेश्चन कौन सा हम लोग बनाएंगे और कौन से क्वेश्चंस को हम लोग सेकेंडरी इंपॉर्टेंस देंगे। तो यहाँ पे हमारा जो ड्राफ्ट है वो ऑलमोस्ट फाइनलाइज हो चुका होगा। एंड पर प्रोसेस आता है फाइनलाइजेशन का, जिसमें हम लोग समराइजेशन के बाद अगेन एक दफ़ा रिवीजन और प्रूफ रीडिंग करते हैं अपने फ़ाइनल ड्राफ्ट की, ताकि उसमें से ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को या सेंटेंस बेस्ड मिस्टेक्स को या लैंग्वेज बेस्ड मिस्टेक्स को हम लोग रेक्टिफाई कर सकें। और उसके बाद जो मेन क्लेम है उसको फाइनलाइज करें, गिविंग द आर्ग्यूमेंट्स एंड काउंटर आर्ग्यूमेंट्स को एक दफ़ा दोबारा से चेक कर लें ताकि आपकी जो फाइनल क्लेम है वो उसको आप स्ट्रेंथन कर सकें। एंड योर फाइनल क्लेम इज़ रेडी। देन कम्स सम टर्मिनोलॉजीज़ जिनका मैंने पीछे जो हमारी वीडियो है उसमें ज़िक्र किया है। सो फर्स्ट वन इज़ आर क्लेम। अब क्लेम जो है बेसिकली इट इज़ व्हाट डू आई थिंक, कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। देन कम्स द रीज़न। अब जो रीज़न है या जो आर्ग्यूमेंट है जो हम लोग देते हैं अपने क्लेम को मज़ीद इफ़ेक्टिव बनाने के लिए या उसको स्ट्रेंथन करने के लिए, उसमें हम लोग ये बताते हैं कि मैं ऐसा क्यों सोच रही हूँ, वाई डू आई थिंक दैट।
देन कम्स द एविडेंस। अब हम उसमें जो एविडेंसेस देते हैं अपने क्लेम को मज़ीद स्ट्रेंथन करने में, वो होता है कि हाउ डू आई नो कि जो मैं सोच रही हूँ वो असल में मैं कैसे सोच रही हूँ, वो मैं कैसे जानती हूँ उसको। इसमें हम लोग अपने मेथड्स वगैरह के बारे में डिस्कशन करते हैं। देन कम्स द काउंटर क्लेम। काउंटर क्लेम इज़ व्हाट इज़ द अदर साइड, कि जो मैं सोच रही हूँ उसका ऑपोजिट साइड क्या है। देन कम्स रिब्यूटल, कि मेरा रिस्पॉन्स क्या है, जो काउंटर क्लेम है उसके मुतालिक मेरा क्या रिस्पॉन्स है, कि मेरा क्लेम सही है या काउंटर क्लेम सही है, या किस हद तक, कितनी परसेंटेज तक मेरा क्लेम ठीक है, कितनी परसेंटेज तक काउंटर क्लेम सही है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। आई होप आप लोगों को लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों की कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। टिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।